अब आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव बातचीत जो कि मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने की है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन और इस वक्त एक खास शख्सियत हमारे साथ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब हमारे साथ है। बहुत स्वागत है सर आईटीवी ग्रुप पे आपका, और शुक्रिया इतने बिजी शेड्यूल में ये वक्त देने के लिए। बहुत सारे सवाल है सर। शुरुआत राहुल गांधी जी से ही करूंगा। जो ये मैटर पूरा चल रहा है, 3-4 चीजें एक साथ चल रही सर। एक, जिन्होंने बयान दिया, बीजेपी कह रही है माफी मांगी है। दूसरा सदस्यता का, तीसरा कोठी का, 3-4 चीजें एक साथ है और बीजेपी बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेल रही है। बीजेपी के बारे में आपने कहा, लेकिन राहुल गांधी ने क्या क्या उसके बारे में सवाल नहीं पूछा। राहुल गांधी जी ने 7 तारीख को सवाल पूछा था प्रधानमंत्री जी से, केंद्र की सरकार से, लोकसभा में, कि आखिर अडानी के साथ आप कितने बार यात्रा किए और जिन जिन देशों में आपने दौरा किया उसमें ठेका कितना मिला। तीसरा, उन्होंने सेल कंपनियों के बारे में सवाल पूछा। और ये सारी घटनाक्रम उसी के बाद से शुरुआत होती है। आखिर भारतीय जनता पार्टी अडानी के मुद्दे पे मौन क्यों है, केंद्र सरकार मौन क्यों है। सवाल इस बात का है कि लोकसभा पहली बार सत्ता पक्ष द्वारा बाधित किया जा रहा है, लगातार, अभी भी वही चल रहा है। लोकसभा राज्यसभा में लगातार बाधित किया जा रहा है। क्यों? कि विपक्ष अडानी के बारे में सवाल ना पूछ सके। और केवल बात यह है, आप राहुल गांधी को आप डिस्क्वालीफाई कर दें। उन्होंने कहा मुझे जेल भेज दीजिए, बंगला खाली कराने का आदेश कर दिया, जबकि कितने लोग हैं जो सांसद नहीं है और अभी वर्षों से बंगले में रह रहे हैं, उनको खाली कराने की बात नहीं है। लेकिन एक आदमी टारगेट में है, वो श्री राहुल गांधी जी। टारगेट में इसलिए कि वो अडानी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं और इसी से सरकार को बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि उसका जवाब उसके पास है नहीं और दे नहीं सकते। क्योंकि अडानी खुद बोल चुके हैं कि उस पर जो हमला हुआ है वो भारत पे हमला है, और ये लोग भी उसी बात को मानते हैं कि ये जो अडानी के जो नुकसान हो रहा है तो देश का नुकसान हो रहा है और अडानी ही सब कुछ है। इसको बाइफरगेट कर देता हूं सर। पहले पार्ट को, जो हाउस नहीं चल रहा है, बीजेपी के एमपीज कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बयान विदेशी धरती पे दिया, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, यूरोप में गए थे, उन्होंने संसदीय परंपरा का अपमान किया। इस पे वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी चेयरमैन, लोकसभा स्पीकर और बीजेपी के सांसद एक साथ खड़े। कहा साहब माफी मांगे तो हम बोलने देते। राहुल गांधी ने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। उस बयान को कैसे देखते हैं आप? सवाल इस बात का, राहुल जी ने बोला क्या है? बोला ये है कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, इतनी सी बात। जबकि प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, विदेश की धरती में ये कहते हैं कि भारत में पैदा होना दुर्भाग्य की बात है। इस पे भारतीय जनता पार्टी के कान में बात नहीं गई क्या? उनके नेताओं में बात नहीं गई क्या कि यदि जो देश में 130 करोड़ लोग यदि यहाँ रह रहे हैं, ये सब सारे के सारे दुर्भाग्यशाली हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। ये सब दुर्भाग्यशाली लोग हैं। तो इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं उसका जवाब तो देना चाहिए कि देश का अपमान प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी कर रहे हैं। यदि लोकतंत्र की चर्चा है, आज देश हिंदुस्तान की यदि पहचान पूरी दुनिया में है तो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का है, और लोकतंत्र यहाँ जिंदा है। लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है और उसको कमजोर करने की कोई बात की जा रही है, जिसके खिलाफ में राहुल गांधी जी बोल दिए, तो इसमें गलत क्या है? किस बात के लिए माफी? आपने तो उसे सदस्यता रद्द कर दिया, तो सदस्य भी नहीं रहे, तब लोकसभा में आप माफी भी नहीं मंगवा सकते। फिर आज सदन क्यों नहीं चल रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी के मामले में कोई चर्चा भारतीय जनता पार्टी हाउस में चाहती नहीं, बाहर भी नहीं चाहती। जो यदि चर्चा करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है सर। लेकिन जो ये वर्डिक्ट है, जो जिस पर सदस्यता गई, उस पर बीजेपी और कई कहा साहब वो तो एक बाय डिफॉल्ट है। अगर 2 साल का कन्विक्शन होता है किसी भी केस में, चाहे वो सीजीएम ही दे, तो बाय डिफॉल्ट सदस्यता चली जाती है। उसको स्पीकर कभी नहीं रोक सकता, 1 मिनट के लिए भी नहीं। इधर अगर डिसीजन हुआ तो आपकी सदस्यता जाती। पहला, उस पर लोगों ने सवाल ये उठाया कि दिल्ली में विवेक तनखा साहब थे, सिंघवी साहब थे, मनीष तिवारी साहब थे, सलमान खुर्शीद साहब थे, कोई भी सीनियर एडवोकेट रिप्रेजेंट राहुल गांधी को करने सूरत की सीजीएम कोर्ट में नहीं किया। पहला। दूसरा, लगभग 1 बजे के बाद स्पीकर यानी लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से ये ऑर्डर आया था, तब तक समय था, आप हाई कोर्ट जा सकते थे। और तीसरा ऑप्शन ये था कि अगर आपको लगता कि वहां पर ना हो, 2019 में बैंगलोर के पास ये बयान दिया गया था जिसका मुकदमा गुजरात में था, आप चाहते तो उसको बाहर करवा सकते थे कि हम इस कोर्ट में नहीं चाहते, हमारा ट्रांसफर कर दिए। तीनों ही ऑप्शन प्रिवेल कांग्रेस पार्टी ने नहीं कर। उसके सलाह के लिए धन्यवाद।
पहली बात तो ये है कि जिस व्यक्ति ने केस दायर किया वही खुद ही हाई कोर्ट में जाके अपने ही स्टे ले लिया। 7 तारीख को राहुल गांधी जी बयान देते हैं लोकसभा में 7 फरवरी को, 16 तारीख की वापसी के लिए खड़े हो जाते हैं और 16 मार्च तक के ये सब सुनवाई होती है। 17 मार्च को कोर्ट मतलब क्लोज फॉर ऑर्डर हो जाता है, 23 तारीख को फैसला आता है। और ऐसे फैसलों में अधिकतम जो सजा है 2 साल की है और इस मामले में अधिकतम सजा दी गई, मैक्सिमम है, आज तक कभी नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ। क्यों? 2 साल यदि कम होता तो उसकी सदस्यता नहीं जाती। दूसरी बात यह है कि अब सदस्यता उन्होंने खत्म किया, ऐसा तो होता नहीं है। सदस्यता कौन खत्म करता है? मैं आपको बताऊं, एक नेशनल टीवी की डिबेट में देख रहा था, आचार्य जी जो भूतपूर्व लोकसभा के सचिव हैं, उन्होंने क्या कहा, ये सदस्यता समाप्त करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही सदस्यता जाती है और आपको कोई अधिकार है, इसका मतलब यह कि दूसरे कोई अधिकार ही नहीं है। उन्होंने केवल फैसला सुनाया कि ये है और उसी समय सदस्यता नहीं जाती, वो कॉपी जाती है राष्ट्रपति के पास। अब सवाल इस बात का है कि जो फैसला गुजराती में दिया गया वो कब ट्रांसलेट हो गया, वो कब अपलोड हुआ, कब ट्रांसलेट हुआ और कब यहां पहुंचा? जल्दबाजी करी, आपका कहना है। इसका मतलब ये है, अमित शाह के शब्दों में क्रोनोलॉजी समझिए इसको। इस जो क्रोनोलॉजी है वो केवल राहुल गांधी जी के मुंह बंद कराने के लिए कि वो अडानी के बारे में कोई बात ना करें, और इसलिए सारे का अवैध किया गया है। मैंने पहले बताया कि यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो एक्स MP हैं, अभी भी बंगले लेकर रह रहे हैं, उसको नहीं निकाला गया। लेकिन आप 24 तारीख को जो जिसकी सदस्यता समाप्त किया आपने, उसको आपने नोटिस दे दिया कि आप खाली करो। तो आपका मंशा क्या है? आपका मंशा एक अडानी के मामले में कोई सवाल नहीं पूछ सकता। क्या टारगेट पे राहुल गांधी? डेली हम देखते हैं एक बड़ा मंत्री और बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सुबह सुबह राहुल गांधी के ऊपर। तो राहुल गांधी जी इसलिए कि अडानी के बारे में, इसका मतलब ये हुआ कि देश का कोई भी व्यक्ति अडानी के बारे में सवाल नहीं पूछ सकता। तो एक लोकसभा में पारित कर देना चाहिए कि अडानी के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। जैसे कोर्ट में उपस्थित होने के एग्जम्प्टेड कर देते ना कि आप उपस्थित ना हो, उसके छूट मिल जाती है। उसी प्रकार से देश में कानून बन जाना चाहिए, अडानी के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है भूपेश भाई, ओबीसी फैक्टर भी बीच में आ गया। बीजेपी कह रही साहब ओबीसी का अपमान किया है मोदी टाइटल को लेकर। लो कर लो बात, कैसे हो गया भाई? एक चीज बताइए, मैं बघेल हूं, बघेल सरनेम लिखता हूं, मैं ओबीसी से आता हूं, लेकिन बघेल सरनेम कितने लोग लिखते हैं देश में? ठाकुर लोग भी बघेल लिखते हैं। हाँ। ठीक है, मेरे छत्तीसगढ़ में SC लोग लिखते हैं, ST बड़ी संख्या में ST लिखते हैं, मध्य प्रदेश में ST लिखते हैं। ओबीसी में कितनी जातियां हैं जो बघेल लिखते हैं? तो बघेल लिखने से ओबीसी का अपमान कैसे हो गया? तो यदि मोदी की बात करें तो मोदी अपर क्लास में भी लिखा जाता है, मोदी पारसी भी लिखते हैं, मोदी मुस्लिम भी लिखते हैं, तो पिछड़े का अपमान कैसे हो गया? और ललित मोदी और नीरव मोदी पिछड़ी जाति में आते हैं क्या? इसका मतलब ये है कि आप एक बड़ा जो अडानी के सवाल के बराबर एक सवाल खड़ा करना चाहते हैं जो काल्पनिक है और जिसके बारे में सजा हो गई, फिर उसकी चर्चा क्यों? जहां तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी जी इस मुद्दे को लेकर देश को जोड़ने के लिए, वो बाइफरकेट करने के लिए नहीं, बांटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए पद यात्रा की। वो किसी जाति का अपमान करेंगे जी, ये कल्पना भी की जा सकती है। और यदि पिछड़ों की इतना प्रेम है तो फिर जाति जनगणना मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा? दूसरी बात, मेरे छत्तीसगढ़ में, हमारे प्रदेश में हमने 2 दिसंबर को बिल पारित किया जिसमें पिछड़े वर्ग को 14 बढ़ा के 27%, SC को 12% था उसको बढ़ा के 13%, ST की जो संख्या है उसके अनुपात में 20% था उसको बढ़ा के 32%, जो प्रावधान है, और EWS को 4%। ठीक है, हमने हेड काउंट कराया, हेड काउंट करा के क्वान्टिफाइबल डाटा आया, उसके अनुसार से हमने दे दी, विधानसभा सर्वसम्मति पारित हो गया, राजभवन में अटका है। अब उसके कारण से क्या हो रहा है? सारी भर्तियां रुकी हुई है, कॉलेज का भी और सरकारी नौकरियों में भी।
तो यदि आप सच में पिछड़ों के बहुत हितैषी हैं तो अनुमति दे दीजिए ना, क्यों नहीं देते? छत्तीसगढ़ में ही। और यदि पिछड़ों को प्रेम करते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर रमन सिंह को पार्टी से निकालना चाहिए, उसको भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ठाकुर रमन सिंह जी ने मुझे छोटा आदमी कहते हैं, मैं ओबीसी को हूँ, छोटे सोच का आदमी कहते हैं, मुझे चूहा कहते हैं, मुझे बिल्ली और कुत्ता भी कहते हैं। तो इतना प्रेम है यदि ओबीसी से, तो उनको तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से तुरंत हटा देना चाहिए, पार्टी से हटा देना चाहिए। क्यों? कि मेरे जैसे आदमी को, जो मुख्यमंत्री हूँ, जिसको छोटा आदमी कहते हैं, जो कुत्ता बिल्ली चूहा कहते हैं, अब पिछड़े वर्ग से हूँ, तो उसको निकाल देना चाहिए उनको। ठीक है सर, एक चीज की और, जैसे आपने कहा अडानी की चर्चा है, जेपीसी पे, ये विपक्ष लिए हुआ है। एक मुद्दा और विपक्ष लेके चल रहा है, वो है सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग। आपके राज्य में भी हर तीसरे चौथे दिन अभी बैठे हुए हैं, हाँ, कि ईडी की छापेमारी हुई, सीबीआई, डीआरआई, इनकम टैक्स, इसको लेकर विपक्ष क्या सोचता है? आपने दिल्ली में देखा 2 मंत्री अंदर हैं, उसके बाद तेलंगाना में के गफ्तारी से पूछताछ हो रही है। बीजेपी और सरकार कहती है कि भाई एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, अगर आप बिल्कुल फेयर एंड फेयर, आपको कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा, इसमें गलत क्या है? और प्राइम मिनिस्टर ने कल के अपने भाषण में इस बात को कहा कि विपक्ष की जो एकजुटता हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि भ्रष्टाचारियों को बचाया जाए, ये उन्होंने अपने भाषण में कहा। तो सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री को जेल में डाल देना चाहिए, उसके खिलाफ सेंट्रल एजेंसी जांच चल रही, क्या हुआ उसका? और वहां शुभेंदु अधिकारी, उसका क्या हुआ? राणे का क्या हुआ? सब तो जांच हो रही थी ना, आज कहां है? दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में जब तक उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, तब तक के वहां सारे सेंट्रल एजेंसियां थी, नशा वाले भी था, सीबीआई, डीआरआई, आईटी, ईडी, सारी एजेंसियां वहां थी। जैसे कठपुतली सरकार बनी, वैसे सब गायब हो गए वहां। तो वहां के हीरो हीरोइन अब वो गांजा पीना बंद कर दिए क्या? 10 ग्राम गांजा के पीछे पीछे घूमते थे, अब बंद हो गया। 40% की सरकार कर्नाटक में, एक विधायक के 6 करोड़ पकड़ा गया, जिसको तत्काल बेल मिला था, हाई कोर्ट ने उसको खारिज किया। वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? एमपी में क्यों नहीं जा रहे हैं? यूपी में क्यों नहीं जा रहे हैं? उत्तराखंड में क्यों नहीं जा रहे हैं? आसाम में क्यों नहीं जा रहे हैं? वहां मुझे तो लगता है उसका कार्यालय भी नहीं है। आपका कहना सिर्फ विपक्ष के खिलाफ, केवल विपक्ष के खिलाफ। यदि एमपी में जाते तो मान भी लेता, ये हरियाणा में जाते तो मान भी लेता, लेकिन वहीं जा रहे हैं जहां विपक्ष पार्टी के लोग हैं। ये तो जैसे वो मोर्चा होता है ना, संगठन मोर्चा भाजपा का, उसी प्रकार से हो गया सब ये लोग। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ये सब लोग एक हो रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचारी है, इन्हीं से लड़ना है 24 में। तो उनके साथ है वो क्या है? मैं तो नाम गिनाया, वो सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही थी ना, असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ, पश्चिम बंगाल के नेता, महाराष्ट्र के नेता, ये सब नेताओं के खिलाफ जांच चल रही थी। जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उसको बिल्कुल गंगा धुल गया, गंगा जल से वो बिल्कुल पाक साफ हो गया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी कैसे लड़ाई लड़ेगी सर? देखिए आज कर्नाटक चुनाव है, उसके बाद मई में 10 और 13, 10 को पोलिंग है, 13 को है राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका भी राज्य है, और एक तरफ अडानी का मुद्दा खड़ा हुआ है, एक तरफ राहुल गांधी है जिनको कोर्ट में संघर्ष करना पड़े। एक ही मुकदमा नहीं है सर, एक मुकदमा सूरत में है, एक भिवंडी में आरएसएस के खिलाफ डिफेमेशन है, एक पटना में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जो वहां डिप्टी सीएम थे, उन्होंने भी सेम मुकदमा वहां किया हुआ है। तो एक तरफ ये सारी चीजें हैं, एक तरफ चुनाव है। आपको लगता है डाइल्यूट होगा आप लोगों का मामला? क्योंकि एक दिमाग इधर लगा रहेगा कि राहुल गांधी के केस में क्या चल रहा है, राहुल गांधी की सदस्यता क्या है। सीधी बात है, देखो वहां कोई पार्टी जाग खड़ी नहीं होती, वकील ही खड़े होते हैं। तो जो लीगल टीम है वो लड़ाई लड़ेगी। दूसरा जनता का मुद्दा है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, और दूसरी बात ये है कि अडानी का मुद्दा, उसको लेके जनता के बीच में जाएंगे सब लोग। और दुनिया में बड़े बड़े तानाशाह हुए, उस तानाशाहों के 2 ही चिंता थी। पहली चिंता ये कि उसका पहला डर ये है कि लोग में उसे डरना बंद मत कर दे, और डर बनाए रखने के लिए सब कुछ करते हैं। तो दूसरा ये है, वो डर बनाने के लिए जो विरोधी हैं उसको मुंह बंद कराते हैं। यदि मुंह बंद नहीं किया तो रास्ता हटाने के लिए सारे हथकंडे अपनाते हैं।
तो जितने तानाशाह हैं वो इसी प्रकार से हरकत करते हैं, लेकिन ये देश वो प्रजातांत्रिक देश है, कभी इसको बर्दाश्त नहीं किया हिंदुस्तान की जनता ने, और उसका पराभव होना ही है और वो जनता करेगी। विपक्षी एकता को लेकर क्या करते हैं सर? क्योंकि समय समय पर आप देखिए टीएमसी अलग हो जाती है, शिवसेना सावरकर वाले मुद्दे पर अलग हुई, तो वो जो एक अपोजिशन यूनिटी होनी चाहिए। हमने जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें भी कई बड़े नेता, जैसे यूपी में काफिला घुसा तो अखिलेश यादव और मायावती ने चिट्ठी लिखी लेकिन आए नहीं, नीतीश बाबू आपके साथ हैं वो भी नहीं आए, अब्दुल्ला साहब आए, सुप्रिया सुले आई, आदित्य ठाकरे आए, स्टैलिन आए, 50% बड़े लोग जो थे वो नहीं आए। और कई ऐसी पार्टीज जैसे बीजेडी है, जगन है, जो नॉन एनडीए नॉन यूपीए पार्टीज है, उनको लेकर आपका? देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए और उसके हिसाब से चलना चाहिए। अब जिसको इसमें इस गठबंधन से सुविधा हो वो साथ चले, जिसको ना हो ना चले, होगा, लेकिन बिना कांग्रेस का कोई गठबंधन टिक नहीं पाएगा। मतलब कांग्रेस ही आपको लगता है प्रोपेलिंग पावर होगी 24 में? क्योंकि पूरे देश भर में किसी पार्टी का अस्तित्व केवल कांग्रेस का है। राहुल गांधी को आपने बहुत बार पहले भी इंटरव्यूज में कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे, लेकिन अब ये सदस्यता वाला मामला सामने आ गया। अगर ये नहीं होता है तो इसमें 8 साल बारिंग है सर, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। भाई ऐसा है, न्यायालय है ना देश में, न्यायिक व्यवस्था है ना, उस पर विश्वास रखिए। ये 2024 से पहले सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये पॉलिटिकल लड़ाई है या लीगल लड़ाई सर? देखिए, ये तो पूरा, ये तो सब षड्यंत्र का हिस्सा है। और रिजिजू जी का बयान देखें कि न्यायालय विपक्ष की भूमिका ना निभाए, धमकी। तो न्यायालय को भी, जो प्रजातंत्र की जो सबसे मजबूत है न्यायपालिका, उसको भी धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बताता है कि ये जो तानाशाही जो रवैया है उसका अंत आने वाला है। सर, राहुल गांधी को थोड़ी देर के लिए अलग रखकर, ये जो डेफमेशन वाला केस है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आर्टिकल 8 और 3, क्या इसमें अब बदलाव होना चाहिए? क्योंकि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि यही एक बयान है, कई सारे बयान ऐसे होते हैं। आपने भी अपने बयान गिनाए, उस दिन प्रियंका गांधी जी बोल रही थी, उन्होंने भी अपने बयान गिनाए। वो भी कोर्ट जा सकती हैं, आप भी कोर्ट जा सकते हैं, एक मैक्सिमम पनिशमेंट हो जाए, आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। क्रिमिनल ऑफेंस अलग चीज है, डेफमेशन का केस ड्यूरिंग पॉलिटिकल पार्टीज अलग केस है। क्या इसको लेकर पार्टीज को बात करनी चाहिए कि साहब डेफमेशन केस में क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए? देखिए, इस मामले में चूंकि भारत सरकार का कानून है और कोई मैं लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं हूँ, तो इसको तो बेहतर होगा कि उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो उस हाउस के मेंबर हैं, और उसके आधार पे उसमें चर्चा होनी चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा होना चाहिए। मैं उचित व्यक्ति नहीं हूं जो इस मामले में कुछ बात कहूं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी टारगेट पे हैं, अडानी पर जेपीसी नहीं बनानी है, जवाब नहीं देना है, इसीलिए सारा फोकस डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी के ऊपर जबरन वार हो रहा है।